ओके जी। तो हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि जब भी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है दैट इज ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टक्कर लगना। तो हमारे पास लेट्स से ए और ए मॉलिक्यूल है, वो बी और बी मॉलिक्यूल के साथ टक्कर, बी और बी मॉलिक्यूल के साथ टक्कर खाता है। अगर टक्कर खाएगा तो बीच में क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। एंड इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ी देर के लिए बनेगा, इसका एनर्जी काफी ज्यादा होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारे पास प्रोडक्ट में ए बी एंड ए बी। हम इसके लिए एनर्जी डायग्राम्स बनाते हैं। एनर्जी डायग्राम्स में हम इस तरफ रिएक्शन प्रोग्रेस को लिखते हैं, दैट इज कि कितना रिएक्शन हो गया, और दूसरी तरफ हम ये लिखते हैं कि एनर्जी कितना है। ये रिएक्टेंट का एनर्जी, ये प्रोडक्ट का एनर्जी। अगर रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से तो कैसा रिएक्शन होता है? उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। हमारी बात समझ में? एक्सोथर्मिक क्यों होगा? भाई तुम्हारे पास रिएक्टेंट का ज्यादा था, प्रोडक्ट का कम है, तो बीच का जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है? क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ये जो टॉप मोस्ट एनर्जी है, ये जो टॉप मोस्ट एनर्जी यहां से लेके यहां तक, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये पूरा लेके यहां से लेके जीरो से अगर शुरू करोगे तो भाई इस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा थ्रेशोल्ड threshold एनर्जी। energy। ठीक है जी। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? लोना से ताक्षी, शिका, बच्चे, कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। फिर हम क्या बात कर रहे थे? हमने ये बात किया था कि किसी भी सैंपल में नंबर ऑफ जो कोलिजन्स होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स है, कि जितने भी चीजें लड़ रही हैं, उसको हम डिनोट करते हैं जेड ए बी से। दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में हम क्या सीख सकते हैं, वो चीज को हम आगे देख रहे हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में हमें क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जो हो रहे हैं उनसे सारा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर है, जिन भी मॉलिक्यूल्स का एनर्जी या जिन भी कोलिजन का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होएगा, उसी का तुम्हारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी ज्यादा होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं? ई की पावर माइनस ये अपॉन आर टी। याद आया कि नहीं? आज सुबह सुबह हमने ये देखा था, ई की पावर माइनस ये अपॉन आर टी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगा। ठीक है? तो यस। अब तुम्हारे पास जो रेट है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, वो डिपेंड करेगा कि जेड ए बी इज की कितने तुम्हारे पास कोलिजन हो रहे हैं, उसमें से कितने इफेक्टिव कोलिजन है, आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसको नंबर के थ्रू समझते हैं। आपके पास लेट्स से यू आर हैविंग 400 कोलिजन्स पर सेकेंड, 400 कोलिजन्स पर सेकेंड। ठीक है, आपके पास ये हो गया पर सेकेंड। उसमें से आपके पास 20% ऐसे कोलिजन थे जिसका एक्टिवेशन एनर्जी से बियॉन्ड था। ठीक है, तो 20% ये वाला, तो कितने कोलिजन बने? तो 400 इंटू 20% इज गिविंग यू, तुम्हारे पास कितना आया? 80। 80 कोलिजन्स पर सेकेंड ऐसे हो रहे हैं जिनका एनर्जी ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से। क्या सबको ये वाली बात समझ में आई? आ जाओ, इसको यहाँ पर रीड करते हैं। Only those reactant molecules which have energy greater than activation or threshold may result in formation of product. ये e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ये वाली चीज समझ में आया होगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आपके पास Z 100 है, ये 20% है, तो जो रेट होगा दैट इज गिवन बाय दिस। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। किसी को भी यहाँ तक डाउट है? लोना, इशिका, ख्याति, सताक्षी, सारे लोग देख लो भाई, किसी को भी जरा सा भी डाउट है यहाँ तक? क्लियर सर। ठीक है, आ जाओ जी, आगे देखते हैं। अब जो हम नेक्स्ट चीज देखने जा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे कि आपने एनर्जी दे दिया तो हमेशा प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। हमारे पास एक और फैक्टर जो हम मिस करके चल रहे हैं, कौन सा वाला फैक्टर है देखना। आपके पास ए है और बी है। हमने ऐसे बताया था कि सर ए और बी ऐसे धड़ाम से लड़ते तब प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आपके पास ए और बी ऐसे करके जब लड़ेंगे तभी आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। मान लो आपके पास ए और बी बहुत सारी एनर्जी लेके आ रहे हैं, अच्छी खासी एनर्जी इनका, कि कोई जितना भी जरूरत है सारा मिल रहा है, बट ये आ बताए कैसे रही है? ऐसे करके आ रहे हैं।
हॉरिजॉन्टली अगर आप देखो, बहुत तेज आए ऐसे करके, आप प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर, या फिर ओरिएंटेशन की बात कहते हैं इसको। ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, ओरिएंटेशन भी होना चाहिए उस तरीके का, तभी प्रोडक्ट बनते हैं। इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो बताए किस में मिलता है, मैं ऑर्गेनिक में। कैसे, आ जाओ। देर इज अ रिएक्शन नोन एज SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन। उस SN2 रिएक्शन में सारे लोग समझना, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, हाँ या ना? कार्बन के पास Yes, 4 sir. वैलेंसी होती है, ठीक है। लेट्स से आपने यहाँ पर हेलाइड लगाया हुआ है, हेलाइड कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अब तुमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाया है, तो ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये खींचेंगे, ये खींचेंगे। अगर खींचेंगे तो तुम्हारे पास यहाँ आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। मैं राइट? क्या ये बॉन्ड इस तरीके Yes, से sir. होगा कि नहीं होगा? अब इस वाले केस में अगर आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है, व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल इज जनरली अ स्पीशी दैट इज नेगेटिवली चार्ज, या फिर जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब देखना, मैं जनरल इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैट्स कहता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अनलाइक चार्जेस आप देख के चल रहे हो तो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर अट्रैक्ट करेंगे तो एकदम से अगर आप देखोगे तो होगा क्या, ये दौड़ के इसके पास अटैक करने के लिए जाएगा। जैसे ही अटैक करने के लिए जाएगा, इसमें खटाक से ऐसे पड़ता है और ये वाला चीज ना बाहर हो जाएगा। ये वाला तुम्हारे पास, अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल आके इधर जुड़ा और एक्स आपका बाहर आ गया। आ रही बात समझ में? कुछ इस तरीके से आपने, कि कैरम की गोट की तरह, कैरम देखा है? कैरम खुला है आप लोगों ने? Yes, है ना? sir. Yes, तो sir. आपने ऐसे कैरम पे ऐसे खटाक से मारा तो वो उस पे लगा, और आपकी वाली जो जो डाई जो भी था उसको, हम क्या, हम लोग तो यहाँ गोटी कहते हैं, ठीक है, जो भी है, तो वो जिस पे लड़ा और वो चीज आगे निकल गया। आ रही बात समझ में? वो चीज वहीं रुक गया। तो उस तरीके से हम बात करें। अब बात है सर, ठीक है, ये तो समझ गए, डिफरेंस क्या है। बच्चे ऐसे इमेजिन करना कि अगर जो तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है, लेट्स से वो इधर से आता, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल कि वो एक्स के सामने ही आ रहा है और एक्स को ही निकालना है? क्या ये चीज इजी है? क्या ये हो पाएगा? No, sir. नहीं हो पाएगा। अगेन देर इज ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम। अगेन, ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये पीछे से आएगा तभी वो रिएक्शन हो सकता है, आगे से आगे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। भले कितना एनर्जी लेके न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल बहुत फास्ट आ रहा है, तो क्या करें? सही से तो नहीं आ रहा ना। आ रही बात समझ में? तो Yes, ओरिएंटेशन sir. भी किसी रिएक्शन में बहुत जरूरी है। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ ओरिएंटेशन का। आपको याद होगा कि हमने जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात की होगी, जो केमिकल बॉन्डिंग था, तो पीएक्स पीएक्स पीवाई पीवाई ऐसे ओवरलैप करते। आप कभी पीजेड को पीवाई के साथ ओवरलैप नहीं कराते हो, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होती। ओरिएंटेशन बैरियर। जरूरी नहीं है कि अट्रैक्शन भले ही बहुत हो, बहुत अट्रैक्शन है सर, बट ऐसे आ रहा और एक ऐसे आ रहा, कैसे ओवरलैप ही नहीं हो पाएगा? क्या ओवरलैपिंग वाली बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। आ जाओ जी, ओरिएंटेशन की बात करते हैं। ओरिएंटेशन में इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन आपको दिख रहा होगा, यही वाली चीज, ये एनसीईआरटी का ही कटआउट है। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन नो प्रोडक्ट, प्रॉपर ओरिएंटेशन इंटरमीडिएट, ये बन गया। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. देखो, इसमें पीछे से अटैक कर रहा है, ये इंटरमीडिएट बना और ये ऐसे आगे निकल गया। टू अकाउंट ओरिएंटेशन अनदर फैक्टर पी इज एडेड। पी इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है भैया? 10 में से क्या पता 5 ऐसे कोलिजन हो रहे हो जिसमें प्रोबेबिलिटी भी फेवरेबल है। तो अब जो टोटल ओवरऑल रेट है ना, वो पता है किन सब बातों पे डिपेंड कर रहा है? रेट इज डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितने कोलिजन हो रहे हैं, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। उसमें कितने कोलिजन में e⁻⁻e⁻² कितने का एक्टिवेशन एनर्जी, जितना एनर्जी है, और उसके बाद तुम्हारे पास है कि कितने का ओरिएंटेशन भी परफेक्ट है। आपको दिख रहा है मैं कैसे ऐड करता चला जा रहा हूं? ऐड का सेंस कि फॉर्मूले में ऐड करता चला जा रहा हूं। नंबर ऑफ कोलिजन में से कितना, तो मल्टीप्लाई किया, एक्टिवेशन एनर्जी की बात होगी कि उतने कोलिजन जिनका एनर्जी सही है। पी मल्टीप्लाई करते कि इनमें से भी 1/5, इनमें से भी आधे ऐसे होंगे जिनका ओरिएंटेशन परफेक्ट होगा, उन्हीं से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। क्या सबको ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो P और ZAB है ना, इसको हम बोलते हैं, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है। ये आ गया अरेनियस कांस्टेंट A।
इसको अरीनियस कांस्टेंट ए क्यों कांस्टेंट मान के चलते हैं बच्चे? क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर स्पीड और पर्टिकुलर एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये हम इतना ज्यादा हम एक साथ लेके नहीं चल सकते। हम कुछ चीजों को कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो किसी टेम्परेचर पे कितने कोलिजन हो रहे हैं फिक्स होता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है वो भी लगभग लगभग फिक्स होता है। तो इसलिए हमने इसको पूरा का पूरा एक अरीनियस कांस्टेंट मान लिया। एंड रेट कांस्टेंट अब इस पे डिपेंड करता है। तो यहां से अगर आप देखो तो यहां से हम दो चीजें सीख सकते हैं, देखना सारे लोग। पहला की पॉइंट इसमें क्या है? पहला की पॉइंट तो ये है कि अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाओगे, अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाओगे तो देखते जाना सारे लोग, ये वाला नंबर बढ़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. अगर ये वाला नंबर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा के ए की पावर ई की पावर माइनस ये अपॉन आर टी। ये पूरा का पूरा नंबर बढ़ेगा। अगर Yes. ये पूरा का पूरा नंबर बढ़ेगा तो के कम होगा। देखा, अगर के कम होगा तो रेट इज इक्वल्स टू के ए की कंसंट्रेशन होता है। अगर ये कम होने लगा तो रेट क्या होने लगेगा? कम हो जाएगा। आपको देखा, हम एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे। आपने एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया कि अब इंटरमीडिएट बनाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा। अगर एनर्जी ज्यादा लगेगा तो रिएक्शन मुश्किल हो जाएगी, और अगर रिएक्शन मुश्किल हो जाएगी तो रिएक्शन स्लो होगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही? देख रहे हो आप कैसे ट्रेल ऑफ थॉट चल रहा है? क्या सबको समझ में आया? एक्टिवेशन एनर्जी Yes. बढ़ाने से ये कम हो जाएगा। क्या किसी को भी डाउट है, हाँ या ना? आ रहे No, समझ में? sir. इशिका, लोना, Yes, sir. ठीक है, चलो जी। Sir. ठीक है, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट चीज क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? सारे लोग देखना, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये वाला नंबर कम हो जाएगा। अगर ये वाला नंबर कम हो जाएगा तो उसको लिख सकते हैं के ए अपॉन ई की पावर माइनस ये अपॉन आर टी। ये वाला अगर नंबर कम हो गया, ये ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सॉरी, ये वाला नंबर कम हो जाएगा तो ये वाला ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर ये कम हो गया तो के का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ? तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास क्या होगा? के का वैल्यू बढ़ जाएगा। या किसी को डाउट है? और ये हमने पहले ही सीखा था, आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दो बातों पर डिपेंड करता था। कौन सी दो बातें थी, कोई बताएगा? The concentration of reactant and temperature. नो, नो। रेट कांस्टेंट दो बातों पे डिपेंड करता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट और Yes, टेम्परेचर sir. पे डिपेंड करता है। आज अब देखते हैं कैटलिस्ट के बारे में ही शुरू करते हैं। पहले ये वाली बात बताओ भाई सारे लोग, मुझे आवाज नहीं आ रही तो मुझे फीलिंग नहीं आ रही कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार सारे लोग बता दो। नम्रता, बच्चे आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, कोई भी sir. डाउट जरा सा? नहीं, ठीक। चलो जी, अब आपके पास क्या, इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो तुम्हारे पास के है, तो इसको हम ऐसे लॉग लगा लेते हैं। देखो, के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ये अपॉन आर टी। नेचुरल लॉग ले रहा हूँ क्योंकि ई को हटाना है। तो एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए, और क्या हो जाए, ई की पावर माइनस ये अपॉन आर टी। लॉग की आपको बताया था, एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ये अपॉन आर टी, ये लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। आगे आ गया, एल एन ई का वैल्यू 1 होता है, ये एल एन के हो गया। अगर आप इसको देखो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो इसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से कंपेयर करने जा रहा हूँ। ये तो समझ में है ना? लॉग वाली बात तक किसी को डाउट है? समीर, कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? समीर, समीर नहीं है क्या? चलो ठीक है। चलो जी, क्या ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली बात। अब Yes, इसको sir. ना ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ बच्चे, ए कांस्टेंट है, ये ग्राफ आपका एल एन के एंड 1/t के हिसाब से बना रहा हूँ। तो 1/t है, तो अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा इसका माइनस, ये स्लोप ऐसे आ रहा है, तो स्लोप तो इसका हो गया माइनस ये अपॉन आर। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है?
नीट पे ही क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें इन्होंने स्लोप दे रखा था, बताता है, पूछ रहा था एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, कुछ भी नहीं है। अगर स्लोप का वैल्यू पता है तो माइनस ई अपॉन आर के बराबर कर दिया। आर का वैल्यू आपको पता ही है। अगर किसी को आर का वैल्यू नहीं पता तो ये देख सकता है, आर का वैल्यू होता है 25/3 जब जूल पर मोल पर केल्विन की बात हो रही होती है। आर का वैल्यू होता है तुम्हारे पास 1/12। ये क्या बोलता है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये तुम्हारे पास बात होती है। एक और आर का वैल्यू होता है, दैट इज 2 कैलोरी। ये 3 आर के वैल्यू होते हैं। अगर आप देखो तो ये, और ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना हो गया, LNA आया। अब मैथ कर रहे हैं, समझने वाला कार्यक्रम समझ में आ गया होगा सबको कि एग्जैक्टली ए क्या होता है, किस किस चीजों से मिलके बना होता है। ये सारी चीजें हमने देख ली। ये हमारे पास चीज निकल के आ रहा है। एक बार हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। आपको ये वाला इक्वेशन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आपके पास ये वाला ग्राफ समझ में आया, एनसीईआरटी का ग्राफ सबको, माइनस ई अपॉन आर। Yes, sir. ठीक है, ओके। ओके, एक और चीज है जो हम और देख लेते हैं। ये आपको मैं जो इनको मैंने पढ़ा है उनको मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। क्लॉसियस क्लेपायरॉन इक्वेशन याद है आप लोगों को, स्टेट्स ऑफ मैटर में एक इक्वेशन लिखवाई थी। आ जाओ जी, देखो इस इक्वेशन को हम जो देखने जा रहे हैं, LNK इज इक्वल टू LNA माइनस ये अपॉन RT। मान लो टेम्परेचर T1 है, कोई टेम्परेचर T1 है, तो इस पे जो K होगा तो K1 होगा। आपने टेम्परेचर बदल दिया, LNK2 हो गया इज इक्वल टू LNA माइनस ये अपॉन RT2। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो इसको इक्वेशन को पूरा माइनस कर रहा हूँ, तो ln ये कैंसिल आउट हो गया। ये लिखा जाएगा LNK1 माइनस LNK2 इज इक्वल टू प्लस ये अपॉन RT2 माइनस ये अपॉन RT1। ठीक है, ये लिखा जा सकता है LNK1 बाई K2 इज इक्वल टू ये बाय R कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? Yes, sir. ठीक है, अगर आप देखो इस इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन में अगर आपको ये पता हो, टेम्परेचर पता हो दोनों T1 एंड T2, तो आप K1 एंड K2 के बारे में, अब इन चारों के बीच में है ये, कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी पता हो या नहीं पता हो, तो अगर K1 K2 T1 T2 पता है तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी पता है, T1 पता है, K1 पता है, K2 पता है, तो टेम्परेचर निकल जाएगा। तो इन सब रिलेशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये ज्यादातर जेई में पूछे जाते हैं, बट स्टिल एनसीईआरटी में तो हमें आना चाहिए। एक बार आप इक्वेशन देख लो, 1/K1/K2 इज इक्वल टू ई अपॉन आर 1/T2 माइनस T1। देखा, ऐसी इक्वेशन अभी याद आया? हाँ जी, इशिका याद आया? ये वाली Yes, इक्वेशन sir. ऐसी सी P2/P1 के हिसाब से लिखी है हमने कॉपी में। Yes, sir. ठीक है, चलो जी, ये आपके पास इक्वेशन। क्या ये वाली इक्वेशन में कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, रानी से ताक्षी, हाँ जी। नो सर। ठीक है, पक्का? यस सर। ठीक है, आ जाओ, समझ में तो आ रहा है ना बच्चे? एंड सो सॉरी, मैं वो अपलोड नहीं कर पाएगा, है ना, मेरे को बिल्कुल बाद याद में नहीं रहा मुझे। बाद मैं में अभी आज कर दूंगा, आज दोनों ही करके सोऊंगा। ओके। चलो जी, तो हमारे पास Arrhenius इक्वेशन, इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये हमने देखा, और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये अभी हम देख के आए। क्या किसी को डाउट है? अभी हमने ऊपर यही लिखा ना, हमने ये लिखा कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाएंगे तो के कम हो जाता है, तो मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम करोगे तो के बढ़ जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के तो बढ़ ही रहा है। ये व्हाट हैपेंस, ये वाली चीज यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है ताकि हम पीछे जा सके समझने के लिए। व्हाट हैपेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से, अगर आप कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो व्हाट हैपेंस टू ओवरऑल रिएक्शन। क्या आप लोगों को ये वाला ग्राफ याद है, बेल कर्व? ये बेल कर्व आता है, उसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, Yes, sir. है ना। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। मैंने, एक बार सुनना बच्चे, ये बेल कर्व बहुत ही खतरनाक चीज है। ये दुनिया की हर एक चीज में एप्लीकेबल है, इवन काइनेटिक्स में भी एप्लीकेबल है, दिख रहा है। दुनिया की हर एक चीज में कैसे एप्लीकेबल है? ये सिंपल सा कर्व ये बताता है
कि आप किसी भी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो वो हमेशा बेल कर्व में होगा। इस दुनिया में जो बहुत ही अमीर लोग हैं वो बहुत कम है। ये वाला साइड फ्रैक्शन है, ये वाला साइड फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसे होगा? नंबर डिवाइडेड बाय टोटल। तो दिस साइड वी आर गोइंग टू मार्क फ्रैक्शन, एंड दिस टाइप जो तुम्हारे पास जिस भी चीज की बात करें, जैसे मनी की बात करें, तो दुनिया में बहुत ज्यादा अमीर लोग बहुत कम, बहुत ज्यादा गरीब लोग बहुत कम, बाकी दुनिया बीच में। ठीक है, वैसे ही तुम किसी भी चीज के बारे में ले सकते हो। यहां पर भी यही है कि ये कह रहा है कि लेट्स से जो मॉलिक्यूल्स है जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है वो ये वाले मॉलिक्यूल्स है, वो ये वाले इस तरफ वाले ये मॉलिक्यूल्स है जिनका एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ये प्रोडक्ट बनाएंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ता है, और इस बेल कर्व की खासियत है कि ये बेल कर्व डाउन जाने लगता है। याद है आपको? ये बेल कर्व के बारे में आपने देखा होगा, ये बेल कर्व डाउन जाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बच्चे वो सेम रहेंगे। क्या कहना चाहता हूं फिर से सुनना। इस ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व आता है, इस ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व आता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे कुछ करो, ये बदलने नहीं वाले। तो जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो सेम रहने वाला है, बट हर एक का एनर्जी बढ़ जाएगा, तो ग्राफ आगे भी शिफ्ट होगा और सेम भी रहना चाहिए, तो डाउन हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ग्राफ को जैसे ये दो उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों के बीच में जो मेरा एरिया इनक्लोज्ड है वो ये एरिया फिक्स होगा, तो मैं जब ऐसे करूंगा तो ये मेरी उंगलियां ऐसे नीचे नहीं हो जाएंगी, क्योंकि एरिया तो सेम ही यस है ना, सर। है ना? तो बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे पास क्या हो, ये वाला जो ग्राफ है वो डाउन हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनका एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर आप देखो वो डबल हो गए। देखा आपको? यस सर। लगभग लगभग डबल हो गए। कई बार डबल हो जाते हैं, कई बार ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके पास। क्या सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताओ, क्या आपको समझ में आया कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी या जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं भी थी, अब उनकी बढ़ गई है, और अगर बढ़ गई है तो अब वो भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो रिएक्शन डबल हो जाती है। डबल का मतलब फास्ट हो जाएगी, दुगनी तेजी से रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये वाली चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हाट हैपेंस ऑन इंक्रीजिंग टी टू टी प्लस 10। तो आपके पास ये रहा, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी, दिस एरिया फ्रैक्शन एडिशनल मॉलिक्यूल्स व्हिच रिएक्ट एट टी प्लस 10। ठीक है, ये तुम्हारे पास है। आगे अभी इसको मैंने और डिटेल में लिखा हुआ है। आ जाओ कैटलिस्ट के बारे में समझते हैं। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। ये हमें सबको पता है। The word catalyst should not be used when added to a substance reduces the rate of reaction. The substance is called as inhibitor. वो कह रहे हैं कि जब रिएक्शन धीमे होती है तो उसको कैटलिस्ट नहीं बोलते, उसको इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक, आ जाओ जी, कैटलिस्ट क्या करता है उसको समझते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट आपका जो पाथ है रिएक्शन का वो बदल देता है। पाथ का मतलब क्या है? पाथ का मतलब है कि लेट्स से रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है, पहले रिएक्शन कुछ इस तरीके से इस रास्ते से हो रही है। अगर आपने कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम करता है? वो पाथ बदल देता है कि वो दूसरा शॉर्टकट, शॉर्टकट इज द बेस्ट वे ऑफ पुटिंग इट। ठीक है, ये शॉर्टकट बना देता है। तो अब ना मॉलिक्यूल्स को ऐसे ना होके अब मॉलिक्यूल्स को ऐसे जाना है, उनका काम आसान हो गया। बट अगर आप देखो तो आपको यहां से सीखने वाली बात क्या है कि कैटलिस्ट ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं बदल रहा, बन वही रहा है, था वही, बट अब वो चीज फास्ट होने लगी है। सेकेंड चीज, कैटलिस्ट कभी उस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कराता जो हो नहीं रही होती है। रिएक्शन पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। अगर रिएक्शन पहले नहीं होती तो कैटलिस्ट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? कैटलिस्ट के लिए हम एक और चीज बोलते हैं कि जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा किसके लिए लगाया जाता है? डेल्टा लिखा जाता है स्टेट फंक्शन के लिए। कौन बताएगा स्टेट फंक्शन के बारे में कुछ मुझे? तो जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते एग्जैक्टली exactly. तो डेल्टा जी को भी चेंज नहीं करता वो, जो एनर्जी निकल रही है उस रिएक्शन के टाइम पे। व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा जी इज द टोटल एनर्जी जो निकल रही है उस रिएक्शन के टाइम पे।
तो कैटलिस्ट उसको भी चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई भाई, बदला ही नहीं कुछ। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ये सब एनसीईआरटी की लाइन से। डज नॉट ऑल्टर डेल्टा जी फॉर द ऑफ द रिएक्शन, catalyzes spontaneous reaction, does not catalyzes non spontaneous reaction। मतलब समझ में आया? स्पॉन्टेनियस Yes. का मतलब जो पहले से हो रही थी, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो नहीं हो रही थी उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। जरा इसको रीड करना आज आपका काम है। सारे लोग बिना कैटलिस्ट, वो बिना एनसीईआरटी में जो कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट है, आप उससे ये समझ के चलो कोलिजन थ्योरी में बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे बढ़िया वाले, लाइन बाय लाइन। इस बार ही आया था, सबने गलत आंसर दिया था, मैंने उस बात पे बेट भी किया था और मैं जीत भी गया। आकाश वालों ने भी उसका टेस्ट जो आंसर दिया था वो गलत दिया था। अब अभी भी आप भी समझ सकते हो क्यों वो गलत है। सुनना सारे लोग, इस बार का नीट का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो, उसको कोई नो एनर्जी की जरूरत नहीं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर तो कभी इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं। जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब तो पता है ग्राफ कैसा हो गया? जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ग्राफ तो ये हो गया सीधा, ये रिएक्टेंट, ये इंटरमीडिएट और ये प्रोडक्ट। कभी ऐसा हो सकता? फिर तो रुकेगा ही क्यों, वो तो तुरंत प्रोडक्ट में नहीं बदल जाएगा भाई। Yes. इंटरमीडिएट कैसा भी हो उसमें हल्का सा तो हो गए, स्लाइट हो, कम हो, पर जीरो नहीं हो सकता। आई बात समझ में? आकाश वालों ने इसको अपनी आंसर की में सही बताया था, बट ये गलत है। और उन्होंने जो नीट एनटीए वालों ने अपनी आंसर की जो दी है उसमें उन्होंने गलत ही बताया कि ये चीज नॉट पॉसिबल है। आपको अभी जितना भी आपने पढ़ा उससे समझ में आ रहा होगा भैया थोड़ा सा तो एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, वरना वो चीज रखे रखे कन्वर्ट नहीं होने लगेगी प्रोडक्ट में, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो चीज ही बदल जाएगी। इट वोंट बी सेम जो आप सोच रहे हो। सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में भी रिएक्शन होएगा। एब्सोल्यूट जीरो पे तो कुछ है ही नहीं, एब्सोल्यूट जीरो पे तो हाँ वॉल्यूम भी मतलब जीरो वो होता है। हाइपोथेटिकल है, लेकिन मतलब वैसे अगर बहुत कम टेम्परेचर नेगेटिव हो तब भी वो रिएक्शन अपने आप ही होएगा, क्योंकि उसको एनर्जी हम्म। की जरूरत ही नहीं हाँ, बट ऐसा हो ही नहीं सकता ना, वही चीज है। है। यस। चलो जी, एक हमारे पास लास्ट आज का पोर्शन जो रह गया, फिर काइनेटिक्स खत्म है। दैट इज ये वाला पोर्शन जो मैंने आपके लिए रखा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आपको समझ में आ गया होगा। On increasing the temperature, rate of reaction increases normally, and it is found that on increasing temperature by 10 degrees Celsius, rate of reaction increases by 2 or 3 times. Temperature coefficient denoted by alpha. Alpha से बताते हैं हम ये चीज। ये जो आर टी प्लस 10 है, ये दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन जो टेम्परेचर 10 बढ़ाने से है, और जो टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फा। क्या ये बात समझ में आई? यस। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप इसको बहुत इजीली समझना। 25 से 35 जाने में रिएक्शन आपका डबल हो गया, कैसे पता? अल्फा का वैल्यू 2 दिया है, मतलब कि हर 10 डिग्री पे डबल हो जाता है। अगर इससे डबल हो गया तो 35 से 45 जाने पे फिर डबल हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन कितना हो गया? 4 टाइम्स। क्यों? मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2। आ रहे समझ में? अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको यस। एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाओ। आप इसे सिंपल शब्दों में बच्चे याद रखो, हर 10 में डबल हो जाता है। तो 10 बढ़ाए तो डबल हो गया, 10 और बढ़ाए तो 4 गुना हो गया, 10 और बढ़ाओगे तो 8 गुना हो जाएगा, 10 और बढ़ाओगे तो 16 गुना हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस। देखिए आ जाओ जी, ये लास्ट क्वेश्चन कर दो सारे, फिर अपन आगे चलते हैं सारे लोग। फिर डन सर।
सर डन। अमृता बच्चे, आपने किया? यस सर। आया? आया आंसर? हाँ भाई, कौन बता रहा है आंसर? सर 1:2। ओ गलत। आ जाओ जी, देखो। तो सर 2:3। नहीं, गलत। आ जाओ। देखो, 25 से वो कह रहा है 75 तक, या तो ऐसे करते हुए चलो। 45, 55, 65 एंड 75, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो तुमने इसके लिए जब लिखा होगा तो ये दो, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो। ठीक है, ये कितना होगा दूसरी एक्शन के लिए? तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन। आ जाओ, इस बात को फिर से समझो। क्वेश्चन एक बार रीड करना है सारे लोग। क्वेश्चन में लिखा है, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव सेम रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ फर्स्ट रिएक्शन हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट 2, मतलब इसमें आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डबल हो जाएगा। एंड सेकंड हैज 3, मतलब इसमें जब बढ़ाओगे तो ट्रिपल हो जाएगा। कैलकुलेट द रेशियो एट 75 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होगा आपके पास 75 डिग्री सेल्सियस में? ये हो जाएगा 2 की पावर 5, है ना? होगा कि नहीं होगा? देखो, इससे किया तो डबल, डबल के बाद 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना। ठीक है, दिखा आपको कैसे चल रहा है ये? टू की यस पावर सर। 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। 32 डिवाइडेड बाय 729, ऐसे कुछ आना चाहिए। विथ रीजन 9, 9 ऐसे, टू 9 फोर थ्री इंटू 9, 81, 243 है ना? हाँ, 243। 32 डिवाइडेड बाई 243। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट है बच्चे? यहाँ तक आप देख सकते हो। Yes, sir. आपको जरा सा भी केमिकल काइनेटिक्स में डाउट है तो आप टाइम ले सकते हो, आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। चैप्टर का अगर कुछ है तो मैं 5 मिनट आपको पूरे दे रहा हूँ। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सरफेस केमिस्ट्री। सर जो ग्राफ था ये एनर्जी का और रिएक्शन के रेट का, इसके अंदर जैसे इंटरमीडिएट का जो है हाईएस्ट एनर्जी होता है, तो जिस एलिमेंट्री रिएक्शन में जैसे कि इंटरमीडिएट बनता ही नहीं, तो फिर जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगा उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट तो नहीं कह सकते। नहीं, इंटरमीडिएट ऐसा नहीं है कि उसमें इंटरमीडिएट बन नहीं रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ होगा और वो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, पर वो बहुत ही, उसमें हम देखो, उसमें भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में भी जब हम बताते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, है ना? यस सर। और सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये जितने भी हम बना रहे हैं सब सिंगल स्टेप रिएक्शन ही तो है। इन सिंगल स्टेप रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट बन रहा है, बट वो इंटरमीडिएट आपका रिएक्शन में दिखता नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर सिंगल स्टेप में तो इंटरमीडिएट नहीं बन रहा होगा। जैसे सर SN1 रिएक्शन होती है, उसके अंदर जो इंटरमीडिएट होता है वो अनस्टेबल होता है एक तरीके से, तो हम उसे कह सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। नहीं, SN1 रिएक्शन इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। यस। वो तो है ही नहीं एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म होगा एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके सर। आया ना समझ में? यस सर। हाँ भाई, किसी को भी डाउट है? नम्रता बच्चे, डाउट? नो सर। सर सीरीज और पैरेलल वाले नहीं होंगे? सीरीज और पैरेलल मतलब? तो सीरीज रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन, वो करना है। तो थोड़ा सा बता दो। सीरीज रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन वो अपने कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। आप देखो, कहीं लिखा भी नहीं है उसमें। पैकेज में एक क्वेश्चन है K1 K2 वाला ना। आपने देखा होगा के तुम्हारे पास अलग से है, ये वाला रिएक्शन, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चे। आप इसको करके देखना, अगर ओके क्वेश्चन सर। फंसते तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ बस, है? लोग शो ऑफ करने के लिए बता देते हैं। आपको पढ़ाया गया क्या? यस सर। ये तो ये पढ़ाया है इतना डिटेल में जो आता है? सर अरेनियस के इक्वेशन अच्छे से नहीं पढ़ाई थी, वो नहीं आई थी। आ गया ना अभी क्लियर? उस पे क्वेश्चन आते यस सर। हैं, जो आ गया नहीं वो, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, सबको क्लियर है?
2 मिनट और ले लो, फिर हम आगे चलते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं। देखो जी, इनऑर्गेनिक शुरू होगी। इनऑर्गेनिक में तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं तो एनसीईआरटी ही पढ़ा था, ठीक है, लेकिन लाइन बाय लाइन, लिटरली लाइन बाय लाइन। जो एक्स्ट्रा होता है मैं खुद से लिखाता रहूंगा, ठीक है, बट उससे काफी फायदा होता है, तो हम उसको वैसे ही करेंगे जैसे वो इट इज सपोज टू बी। कोई नोट्स नहीं लिखाए जाएंगे, आपने सब अपनी एनसीईआरटी खोलना है और एनसीईआरटी को 2-2 3-3 बार पढ़ना है, ठीक है। जो मैं हाईलाइट कराऊंगा वो हाईलाइट करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे पैकेज में मिल रही है बट सर ने नहीं पढ़ाई है, इसका मतलब वो इररिलेवेंट है, ठीक है। और अगर रेलेवेंट होगी तो मैं पक्का उसको बता दूंगा, या फिर अगर आपको लगता है डाउट में आपको कि सर नहीं ये पूछा जा रहा है, तो आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलें आगे, सरफेस केमिस्ट्री वाली बात शुरू करें। यस सर। आ जाओ जी। मेरा पहला क्वेश्चन ही यही है कि सरफेस केमिस्ट्री, ये सरफेस वाले फिनोमेना होते ही क्यों है? वाई सरफेस केमिस्ट्री, क्यों पढ़े सरफेस केमिस्ट्री, क्या जरूरत क्या है सरफेस केमिस्ट्री? सर क्योंकि गैस को एक मीडियम चाहिए। गैस को एक मीडियम चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और बट सरफेस केमिस्ट्री, ये तो ठीक है कि क्यों गैस को एक मीडियम चाहिए, बट क्यों सरफेस केमिस्ट्री, वाई सरफेस केमिस्ट्री, हो क्यों रहा है ये सारा कुछ? क्वेश्चन तो ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आ जाओ सारे लोग, देखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सारे लोग रेडी ना? एक बार यस और नो बता दो। यस यस सर। सर। चलो जी, बहुत ही सिंपल सी बात है। हाँ जी ख्याति, सुन रहे हो आप? Yes, sir. ओके, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में अगर आप किसी भी चीज को उठा लो, आप किसी भी सरफेस को उठा लो, इनफैक्ट हर बार जो सरफेस का मॉलिक्यूल होता है ना, उसके साथ हमेशा गलती हुआ होता है यार। इसकी जिंदगी ऐसी रो रहा था कि अरे मेरी जिंदगी खराब हो गई, अरे क्या हो गया, ये ऐसे चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस का मॉलिक्यूल है उस पे हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती है। क्यों? लेट्स से अगर आपने ये वाला लिया तो इससे ना ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, सारे मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहे होंगे, बट ऊपर से कोई नहीं खींच रहा होगा। देर आर अनबैलेंस्ड फोर्सेज इसके ऊपर। बल्क वाले मॉलिक्यूल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्क वाले मॉलिक्यूल पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सारी फोर्सेस इक्वली बैलेंस्ड है अगर आप देखो तो। बट हमेशा दुनिया का कोई भी सरफेस का एटम होगा, उस सरफेस के एटम पे हमेशा अनइक्वल फोर्सेस या अनबैलेंस फोर्सेस होंगे। आप देखो किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ ग्लास देख लो, आपके पास कोई लेट्स से मेटल का सरफेस देख लो, तो हमेशा सरफेस पे तुम्हारे पास अनबैलेंस फोर्सेस, तो हमेशा सरफेस पे कुछ ना कुछ होने का चांस बना रहता है, हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब बात है क्या सर, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है वो क्या क्या करा सकती हैं, अनबैलेंस फोर्सेस से क्या क्या हो सकता है? तो ये अनबैलेंस फोर्सेस का जो नेचर है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। क्या पता इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस का जो नेचर है, नेचर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका नेचर ऐसा हो सकता है, बॉन्डिंग नेचर हो सकता है। व्हाट इज बॉन्डिंग नेचर? बॉन्डिंग नेचर की वजह से, दैट इज कि ये केमिकल रिएक्शन करना पसंद करते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग नेचर का मतलब है केमिकल रिएक्शन करना पसंद करते हैं। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन नहीं, बस चीजें जाके चिपकना शुरू करती है, ऐसे नॉर्मल जाके से स्टिक कर गई। नॉन बॉन्डिंग में कैसी फोर्सेस होती है? वैंडर वॉल फोर्सेस होती है, हाँ या ना? यस सर। बॉन्डिंग में तुम्हारे पास कैसा होगा? आइदर इट कैन बी आयनिक, इट कैन बी कोवेलेंट, इट कैन बी कोऑर्डिनेट। आप जैसा भी चाहो वैसा इन तीनों में से कोई हो सकता है। बॉन्डिंग में ये ऑप्शंस हैं, नॉन बॉन्डिंग में ये है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही सबको? वापस से शुरू कर रहा हूं। सरफेस केमिस्ट्री हो रहा है बिकॉज सरफेस का जो मॉलिक्यूल है या एटम है उस पे अनबैलेंस फोर्सेस है। वो अनबैलेंस फोर्सेस के नेचर में दो टाइप हो सकते हैं, या तो वो रिएक्शन करना पसंद करेंगे या तो नॉर्मल चीजें चिपकना पसंद करेंगे। ये सारी वजहों से हमें सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है।
सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इसका। ये एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, एंड आई डोंट नो व्हाई नीट वाले ना जितने भी है सब एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स को हटा रहे हैं। मतलब ये आपको डेली लाइफ में ज्यादा देखने मिलेगा कंपेयर टू केमिकल काइनेटिक्स। हर दिन आपको देखने मिलता होगा। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ने कभी भी अपने घर पे अगर आपने नया टिफिन बॉक्स खरीदा होगा या नया वो खरीदा होगा तो उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया पर प्रेजेंट होती है, वो देखा आपने? यस यस सर। सर। क्या होता है वो? सिलिका जेल होता है। वो किस लिए होता है? किस लिए सर होता है वो? वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए होता है ताकि लंच बॉक्स अंदर ड्राई रहे। मॉइस्चर के लिए होता है, ताकि अगर वो गीला होगा तो वो कुछ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ड्राई रखने के लिए हम उसको डालते हैं। देख रहे हो आप कैसे डेली लाइफ में एप्लीकेशन, ये तो सिंपल सा एक बताया, ऐसे पता नहीं कितने एप्लीकेशन है। आ जाओ जी, सरफेस केमिस्ट्री का हम पहला वाला पोर्शन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया लाइन है जो मतलब पूछी जा सकती है। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेसेस। ये समझ में आ रहा है? द इंटरफेस ऑफ सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेज बाय द हाइफन और अ स्लैश। वो बता रहा है कि ऐसे बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंटरफेस बिटवीन अ सॉलिड एंड मे बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड गैस और सॉलिड स्लैश गैस। ये बता रहे हैं इनके बीच में ये क्या है? इंटरफेस है। ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस। बढ़िया लाइन, सीखने वाली लाइन। ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैस। आई बात समझ में? यस। ठीक है, द बल्क phases that we come across in surface crystal may be pure compounds or solutions. The interface is normally a few molecules thick, but its area depends on the size of the particles or of bulk. Many important phenomena noticeable against these are corrosion, electrode potential, heterogeneous catalyst, dilution, crystallization occur at the interface. Interface मतलब हमेशा surface पे ही होते हैं। The subject of survey finds many applications, this. To accomplish this meticulously, it becomes imperative to get a clean surface. Clean surface समझ में आ रहा होगा आपको, साफ करके समझना। Under very high vacuum of this order, हम बहुत ही ज्यादा हाई वैक्यूम रखते हैं, गैस बहुत ही कम रखते हैं, तो क्या होता है कि जो चीज चिपकी भी होती है वो भी हट जाती है और चीजें एक्स्ट्रा चिपकती भी नहीं। It is possible to obtain ultra clean surface of the matter. Solid particles with such clean surface need to be stored in vacuum. Otherwise, these will be covered by molecules of major components of namely dioxygen and dinitrogen. In this unit, we will be studying some important features of surface chemistry, such as adsorption, catalysis, and colloids, including emulsions and gels. इसी को पहले पेज में डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, आ जाओ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड एड्सॉर्प्शन क्या होता है। अगर आपने क्या किया, चौक ली है और इस चौक को आपने इंक में डिप कर दिया है। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, एक और ले लेंगे हम इसी में एग्जांपल। आपने इसमें चौक को इसमें डिप कर दिया, तो जो चौक है वो चौक ऊपर से जो ब्लू इंक के अंदर ना पार्टिकल्स होते हैं। इंक के ये जो है तुम्हारे पास इंक में दो चीज होगी, एक तो इंक के सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे एंड देन दूसरे सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? है ना? तो जो इंक के सल्यूट पार्टिकल है वो ये चौक है, तो चौक के ऊपर सल्यूट चिपक जाता है, जो सॉल्वेंट पानी है वो अंदर घुस जाता है। चौक गीली हो जाती है बट नीली ऊपर से रहती है। मस्त है ना? टंग ट्विस्टर हो जाता है बेटा ये, है ना? चौक गीली हो जाती है पूरी बट नीली ऊपर से रहती है, नीली इज ब्लू। ठीक है, जैसे ही आप उसको यस। तोड़ के देखोगे, जैसे ही ब्रेक करोगे तो आपको दिखेगा हाँ चौक अंदर से गीली है बट उसके अंदर ब्लू वाला पार्टिकल नहीं है। तो इसका मतलब जो सरफेस पे हो रहा था वो सोल्यूट का हो रहा था, जो इंक के पार्टिकल्स थे, दैट इज एड्सॉर्प्शन। और जो पानी पूरा अंदर तक चला गया, बल्क के अंदर चला गया, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एक सिंपल सा एक और आइडिया लेके चलता हूं। मान लो आप बर्तन धो रहे हो, आपके पास स्पॉन्ज ब्राइट है। आप लोग भी स्पॉन्ज ब्राइट यूज करते हैं? यस सर। आपको नहीं लगता कितनी बड़ी चीज है ये? सोचने वाली बात है। चाहे आप लखनऊ में हो, चाहे आप गुड़गांव में हो, चाहे आप साउथ में हो, बंदे साफ कर रहे हैं अपना बर्तन तो स्पॉन्ज ब्राइट से बस। बहुत कम कंपनीज है जो स्पॉन्ज ब्राइट को टक्कर देती हैं। आपने नोटिस किया कभी? यस सर। है ना? कितनी अजीब सी बात है। और सोचो इसमें तो किया जा सकता है। सर अ, होता क्या है? अरे तुम देखना, अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी तुम बताएंगे स्पॉन्ज ब्राइट क्या होता है। अरे वो जिससे साफ करते हैं, स्पॉन्ज नहीं होता जिससे तुम देखो बर्तन साफ करने के लिए एक वो होता है ना। जूना। सर मेटल का स्क्रबर होता है शायद एक अलग से। वो स्पॉन्ज वाले में दोनों होते हैं, वो मेटल का स्क्रबर भी होता है और एक और भी होता है, तुम आज देखना अच्छे से। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या वो जो स्पॉन्ज है,
तो अगर पानी की बात, लेट्स से बर्तन साफ करें, तो जो जितना भी फूड मटेरियल है वो तो सिर्फ सरफेस पे चिपकेगा स्पॉन्ज के, ठीक है, वो एड्सॉर्प्शन हो गया। और जो पानी है वो स्पॉन्ज के अंदर तक चला जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन हो गया। क्या किसी को डाउट है एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन क्या होता है? तो ठीक है, यहां पर देखना, there are several examples which reveal the surface of a solid has tendency to attract and retain the molecules of the phase with which it comes in contact। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब भी सरफेस का मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आता है तो वो हमेशा चीजें चिपकती हैं और उस पर रिटेन रहती है, मतलब चिपकी रहती है। These molecules remain only at the surface and do not go deeper into the bulk। कि वो सिर्फ सरफेस पे रहती है, अंदर नहीं जाती है। The accumulation of the molecular species at the surface rather than the bulk of a liquid is termed as adsorption। Okay, the molecular species or substance which concentrate or accumulates at the surface is called adsorbate। जो चिपकता है उसको एड्सॉर्बेट बोलते हैं, जिस पर चिपकता है उसको एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? जिस पे यस चिपकता है उसको, जो चिपकता है उसको एड्सॉर्बेट बोलते हैं, और जिस पर चिपकता है उसको एड्सॉर्बेंट बोलते हैं, है ना? एड्सॉर्प्शन इज एसेंशियल सरफेस फिनोमेना सॉलिड पार्टिकुलरली इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। आ जाओ इस बात को समझते हैं। फाइनली डिवाइडेड स्टेट का मतलब होगा चूरा चूरा कर देना, है ना? चूरा चूरा कर देना की बात करें तो चूरा चूरा करना क्यों जरूरी है किसी भी चीज को? अगर आप किसी चीज को चूरा चूरा करते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो अंदर के जो पार्टिकल उसके बीच में भरे थे जब वो सॉलिड था, मान लो आपके पास मोतीचूर का लड्डू है ना, तो लड्डू को आप पूरा तोड़ दोगे तो उसके सारे दाने जो है वो अलग अलग होने लगेंगे, है ना? तो अब यस सारे सारे दाने ना, इट्स लाइक छोटे छोटे लड्डू में टूट गया, वो बड़ा सा लड्डू है छोटे छोटे लड्डू में टूट गया है, तो अब उसका सरफेस एक्सपोज हो जाएगा। आप चूरा करोगे तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब वो भी रिएक्शन का पार्टिसिपेट, वो भी रिएक्शन कर सकते हैं। आप सरफेस बढ़ा रहे हो। आप देखो ना, आप जब तोड़ रहे हो तो आप सरफेस बढ़ा रहे हो। मैथ का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्लास 8 9 का, कि एक बॉल है बड़ा सा, उसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ दिया है, बताओ सरफेस एरिया कितना होगा? आपने सुना होगा ये वाला क्वेश्चन, यस यस सर। है ना? तो वही करते, तो तुम्हारा फाइनली डिवाइडेड स्टेट जो है उसकी बात करें, ताकि उससे तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़े। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन बढ़ेगा, सरफेस केमिस्ट्री बढ़ेगा। ठीक है, देयरफॉर चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलॉइड्स, ये सारे के सारे एक्ट एज गुड एड्सॉर्बेंट्स बिकॉज दे आर हाईली पोरस। ये भी समझना, हाईली पोरस का मतलब पोर्स और मिलेंगे, छेद छेद होंगे तो चूरा होगा तो चीजें और आसानी से जाएंगी। ठीक है, एड्सॉर्प्शन इन एक्शन की बात करते हैं, इसको पूरा रीड करना है उसके बाद। आप ना, चारकोल क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज भी है। फास्ट तो नहीं हो रहा? नो नो सर सर। आ रहे ना सबको नो समझ सर। में? मुझे यस यस सर लोग हो ना, लो ना आप, लो ना, यस सर यस आप हो ना, चलो ठीक है। नम्रता, नम्रता, यस सर। हो ना आप अब इतना देर के बाद रिप्लाई करो बेटा, मेरे तो दिल अटक गया था एकदम से। आप हो ना यहाँ पे? यस सर, नेटवर्क इशू। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, आ रहे ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक जरा सी भी? नो सर। क्लास में कहाँ तक पहुंचे आप लोग? सर इस वीक गई नहीं थी। अच्छा, इस वीक गए नहीं आप? ओके। हाँ भाई बताओ यार, वहाँ क्या चल रहा है, कुछ तो बताओ। सर इसलिए क्लास ही नहीं हुई दिव्या मैम आपसे। कौन एब्सेंट था? सर दिव्या मैम। ओके ओके, वैसे कहाँ तक पहुंचे थे? सर एग्जॉर्ब ये तो टॉपिक सर पूरा हो गया था, और लास्ट में शायद एक टॉपिक बचा था, मैम नाम भूल गए टॉपिक को। अच्छा अच्छा, चलो सही है। सुताक्षी, आप लोग की क्लास में क्या चल रहा फिर मैं केमिस्ट्री की क्लास में अपना दूर फिजिक्स कर रही होती हूँ, तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता क्लास में क्या चल रहा है। है? या लोना बताएगी क्या चलता है क्लास? सर इतना ही हुआ है अभी, एक ही लेक्चर हुआ है। अच्छा ओके, तो मतलब सरफेस ही हाँ शुरू हुआ है अभी। या यस सर। आज जी शुरू करते हैं, हम अपना आगे चलते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा रीडिंग के लिए। अच्छा ये बताओ, हम इस वीक और कौन से दिन क्लास कर सकते हैं? हम संडे क्लास नहीं कर सकते, उससे पहले बताओ तुम दिन बताओ।
तो मतलब संडे की रिप्लेसमेंट में या फिर संडे की जगह मतलब? रिप्लेसमेंट की संडे क्लास नहीं हो पाएगा। यस। हाँ, तो उससे पहले क्या हम किसी दिन सुबह कर सकते हैं, सैटरडे को? अच्छा नहीं, सैटरडे को तो तुम लोग का ही वहाँ जाना होता है, ठीक है, सैटरडे नम्रता को जाना होगा। फ्राइडे को? सर इस वीक नहीं जाऊंगी, अच्छा, इस वीक नहीं सैटरडे को जाओगे? रख सकते हो। अरे यस सर। वाह, अरे बेटा तुम्हें तो और दिल सर खुश कर सैटरडे दिया। सर मैं भी जाऊंगा सर, सैटरडे मेरा है। अरे सर यार, मेरी भी एक्स्ट्रा क्लास होगी फिजिक्स की 8 बजे तो से। फ्राइडे को हो सकता है? तो फ्राइडे सुबह। हो सकता है, अनम्रता यस सर। फ्राइडे हो सकता है। यस सर। फ्राइडे सुबह इशिका, बाकी सब तो किसी को दिक्कत ही नहीं फ्राइडे सुबह के यस लिए। सर। हाँ भाई, फ्राइडे सुबह किसी को भी, सार्थक? नो सर, तो सही शाम है। में नहीं हो सकता फ्राइडे को क्लास से आके? क्लास से आके फिर बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप सुबह रख लो। आप, तुम थोड़ा लेट उठोगी? नहीं सर, ठीक है, मैं उठ जाऊंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा ऑफर देता हूँ। देखो, मैं 1 मिनट बता देता हूँ कि मुझे फ्राइडे को क्या है क्या नहीं है। नहीं हो पाएगा बेटा, 7:30 से मतलब बाद पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ सर, फाइन है, आप सुबह रख लो, मैं उठ ठीक है, जाऊंगी। तो फिर हम 7, 7:30 बजे रख रहे हैं, फ्राइडे हमारा डन है। यस हमारा सर। जो टारगेट है वो हो जाएगा। चलो ठीक है। आज मैंने पूरा सेटअप, अभी आप देख रहे हो अभी नेटवर्क का इशू नहीं हो रहा ना? नो सर। नो सर। पूरा आज मैं बिल्कुल, मैं पड़ गया पीछे, मैं बोला भैया बहुत हो गया, या तो मैं तुम्हारा वाईफाई जला दूंगा या तो तुम आज इसको सही करो। तो अब उसने सही कर दिया। चलो जी, आ जाओ, आगे चले। तो ये तो हमारे पास इंक वाली बात हमने किया। इधर देखते हैं, एड्सॉर्प्शन इन एक्शन। तो एक चीज समझना आप, ये भी हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था। हमारे पास कुछ गैसेस होती हैं जो हाईली लिक्विफाइबल होती हैं। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है? लिक्विड में कन्वर्ट करना। लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी चीज को आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस चाहिए। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई हैं तो वो सिर्फ लिक्विड में ही नहीं, वो बाकी सरफेस पे भी चिपकती है। क्या ये बात सही है भाई? सीधी सी बात है, कोई चीज लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट हो रही है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है उसमें, तो वो अट्रैक्शन दूसरी चीजों में भी आ सकता है। तो हाईली लिक्विफाइबल जो गैसेस होती है ना, वो एड्सॉर्ब भी ज्यादा होती है। मतलब अमोनिया को अगर तुम्हें मान लो, पानी है, पानी हर जगह चिपक जाता है इजीली, क्योंकि पानी के अंदर बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बाकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पानी को बाकी सरफेस पे भी चिपकने पे मजबूर करते हैं। आ रही बात समझ में? तो यही वाली बात इसमें लिखा हुआ है। इफ अ गैस, ये अभी आगे भी देखोगे, इफ अ गैस लाइक O2 इज टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल। पाउडर्ड चारकोल इस कोयला, कोयले को आप ले सकते हो या फिर राख समझ सकते हो आप। इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इन द इनक्लोज वेसल डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा चीजें एड्सॉर्ब हो रहा है, तो अगर एड्सॉर्ब होगा तो गैस ना जाके चिपक रही है, ओवरऑल ऊपर गैस कम होने लगेगी। The gas molecules concentrated at the surface of the charcoal, that is, the gas are absorbed at the surface. चारकोल के 3 एग्जाम्पल है और एक सिलिका जेल का है, ठीक है, तो अब ये याद हो जाएंगे तुरंत। इन अ सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई से मिथाइलिन ब्लू। आ जाओ इस बात को समझते हैं। ये जो मिथाइलिन ब्लू होता है बच्चे, ये एक तुम्हारा बेसिक डाई है। इसमें अमोनिया, इसमें अमोनिया, किसी की आवाज आ रही है क्या थी? ओके, ठीक है। जो मिथाइलिन ब्लू है इसमें नाइट्रोजन होता है, और ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अगेन क्या होगा, नाइट्रोजन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाइमिथाइलिन ब्लू व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड, एनिमल चारकोल इज जानवर की राख, किसी को जलाया होगा उसकी राख, एंड द सॉल्यूशन इज वेल शेकन, मतलब उसको आपने ये किया, इट इज ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस, तो जो ब्लू कलर होता है उसके पार्टिकल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एंड द सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस। नेक्स्ट, एक्व सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर। रॉ शुगर आप समझते हो, रॉ शुगर आपकी कैसी होती है? बताओ जी, रॉ शुगर कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है, गन्ने से बनती है, यस गन्ने, सर। है ना? तो जो तुम्हारे पास है, जब उसको भी आप चारकोल के ऊपर करते हो, ब्लीचिंग करते हो उसकी, वो सफेद होने लग जाती है।
ठीक है, द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल इज एब्सॉर्ब्ड। डीजॉर्प्शन। आ जाओ जी, सारे लोग यहाँ तक एक बार ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी को यहाँ तक सब देखें, एक एक वर्ड पढ़ें, किसी को डाउट है तो वो पूछें, ठीक है, फिर हम आगे चलना शुरू करेंगे। सर चारकोल राख को कहते हैं। नहीं, चारकोल कोयला होता है वैसे बेसिकली, है ना, कोयले को जब उसको ना पूरा वो कर देते हैं, आपने देखो कोयले को ऐसे तोड़ सकते हो, तो चारकोल ऐसे दो तीन, मतलब चारकोल बहुत ही ब्रॉड टर्म है। कई बार लकड़ी को जला के जो बचता है काला सा, वो भी चारकोल होता है ना। ओके सर। हाँ। सर हाँ जी। सर चौक को जब इंक में डिप करेंगे तो अंदर से जब तोड़ेंगे व्हाइट होगा पर बाहर से ब्लू होगा। हाँ। ओके सर। सर ये डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन वाले का लास्ट लाइन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन। इन हाँ, अदर वर्ड्स एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे a distinction can be made between the adsorption by taking example of water vapor. Water vapor are absorbed by anhydrous chemical but absorbed by silica gel. ओके, देखो यहाँ पर है जो CaCl2 है, उसमें पानी पूरा अंदर तक चला जाता है, वो पूरा गीला हो जाएगा, आप समझ लो, ऐसे आप समझ लो क्ले जैसा हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी ना सूखी और वो बिल्कुल गीली हो जाएगी, यस। ये एब्जॉर्प्शन हुआ, अंदर तक चला गया। सिलिका जेल में क्या होगा, सिलिका जेल अंदर से सूखा ही रहेगा, उस ऊपर पानी चिपक जाएगा उसके, वो ये कह रहा है, सिलिका जेल के साथ ये होता है। तो ये समझिए इन अदर वर्ड्स के आगे वाला दैट इज कंफ्यूजिंग। इन अदर वर्ड्स, इन एड्सॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जॉर्बर इंक्रीजेस। वो कह रहा है कि एक अलग शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है, एड्सॉर्प्शन में सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ता है चीजों का, और एब्जॉर्प्शन में बल्क में बढ़ता है, कि पूरा अंदर तक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, चीजें बढ़ेंगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सरफेस पे आएंगी तो सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अंदर आएंगी तो अंदर बढ़ेगा। आया ओह समझ में? यस सर, अंडरस्टूड। यस सर, थैंक यू। हाँ जी। Both absorption and adsorption can take place simultaneously. The term absorption is used to describe this process. यहाँ तक देख लो भाई, किसी को डाउट ना हो तो हम आगे चलें। नो डाउट सर। चलो जी, आगे चले। यस सर। ओके, सुनना, आगे की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें तो एड्सॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट, आ जाओ इधर देखते हैं, इसको मेरे शब्दों में समझोगे आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो एड्सॉर्प्शन क्यों हो रहा है किसी भी सरफेस पे, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो एड्सॉर्प्शन नहीं होता, बात खत्म। देखिए, जब भी अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन के टाइम पे जो एनर्जी होती है वो होती है -K(Q1 Q2)/R। ये मैंने बॉन्डिंग में सिखाया है, आपको पता होना चाहिए। हमेशा एड्सॉर्प्शन के टाइम पे, अट्रैक्शन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होता है, अट्रैक्शन के टाइम पे
एनर्जी रिलीज होगा। ये वाली बात समझ में, एड्सॉर्प्शन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज होगा तो मतलब इंथैल्पी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? डेल्टा एच यस सर। तुम्हारा नेगेटिव होगा। अट्रैक्शन, एनर्जी रिलीज। अब लेकिन ये एनर्जी रिलीज ऐसा नहीं होगा कि होता ही रहेगा। आप देखो ना कि जो सरफेस है उस सरफेस का कुछ लिमिटेड अमाउंट है ना, तो चीजें जाके सरफेस पे चिपकेंगी। जब सरफेस खत्म हो जाएगी तो आगे कुछ नहीं होगा। सरफेस खत्म हो जाएगी मतलब कि सरफेस पे पूरा रिएक्शन हो गया, या सरफेस पे जो भी सरफेस होना था केमिस्ट्री पूरा हो गया, अब खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी, नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन, तो धीमे धीमे बताएं क्या होता है इस रिएक्शन में, जो डेल्टा एच है ना, दिस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि पहले अट्रैक्शन ज्यादा था, सरफेस काफी खाली था, धीमे धीमे सरफेस भरने लगा, अट्रैक्शन कम होने लगा, अट्रैक्शन कम होने लगा, डेल्टा एच धीमे धीमे कम होने लगे। बट डेल्टा एच हमेशा होगा निगेटिव ही। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज हो रही। सेकेंड चीज देखना, अगर हम यहाँ पे एंट्रोपी की बात करें, जो डेल्टा एस की बात करें, दैट इज एंट्रोपी, उस एंट्रोपी के बारे में अगर आप समझो, एंट्रोपी रैंडमनेस के बारे में हमने बात किया होगा, तो गैस मॉलिक्यूल्स आर मोर रैंडम। अब आप देखो यहां पर जाके आप एक लाइन में उसको खड़ा करो, आप अरेंजमेंट करो, आप रैंडमनेस को डिक्रीज करो, तो डेल्टा एस भी क्या होता है फॉर एड्सॉर्प्शन, डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? यस सर। है ना, डेल्टा एस नेगेटिव क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रीमलाइन करो, आप लगातार एक बार चिपका रहे हो, ठीक है, लगातार एक बार चिपका रहे हो। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब जब लगातार चिपका रहे हो तो डेल्टा एस हो गया आपका नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव, ठीक है। तो हम ना डेल्टा जी की बात करें, वाई डेल्टा जी, बिकॉज डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव का मतलब है चीज स्पॉन्टेनियस होगा, एंड डेल्टा जी अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। होगा समझ में? नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नहीं होगा अपने आप, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाएगा। तुम्हारे पास जो डेल्टा जी के लिए अगर हम बात करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस, तो अगर आप देख रहे हो तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव में नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं कि जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होता है, बट थोड़ी देर तक। जैसे जैसे तुम्हारा सरफेस भरने लग जाता है वैसे वैसे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि एड्सॉर्प्शन हमेशा चलता रहेगा। एड्सॉर्प्शन शुरुआत में बहुत तेज होगा, फिर धीमे 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 जैसे सरफेस खत्म होगा, धीमे 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 जाके रुक जाएगा, या फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कैसे समझ सकते हैं इसको? आप ऐसे समझो कि आपके पास चेयर्स हैं, ठीक है, आपके पास चेयर्स है खूब सारी, ऐसे करके मैंने चेयर लगा दी, है ना। इस चेयर में क्या है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पहले बैठने का, ठीक है, बैठने का चांसेस है क्या, आ रहे हैं जा रहे हैं, और तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम्हारे आ रहे जा रहे तो चीजें आके बैठ रही हैं। फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद ऐसा होगा जब ये आके पूरा भर गया, तो फिर क्या है कि कोई एक बंदा गया तो दूसरा एक बंदा आके बैठ गया, फिर कोई एक बंदा गया तो दूसरा बंदा आके बैठ गया, तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा लास्ट। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओवरऑल रिएक्शन रुक जाएगी, ओवरऑल एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वो होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। क्लियर? क्या ये वाली बात समझ में आई सबको, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। एब्जॉर्प्शन Yes. इज, एब्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप होता है बट कुछ टाइम तक, धीमे धीमे जब सरफेस खत्म होने लगती है तो अपने आप रुक जाता है, या फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। आ जाओ जी, रीड करो सारे लोग, देखना यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से कर रखा है। तो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन को मैंने इस तरह डिफाइन करके, जैसे आपने इंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एडसॉर्बेट गेट्स एडसॉर्ब्ड ऑन अ पर्टिकुलर एडसॉर्बेंट, डिपेंड्स ऑन बोथ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या, डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव है, बॉन्ड फॉर्मेशन, डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव एज रैंडमनेस डिक्रीजेस, डेल्टा जी आपका क्या है, डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, दैट विल बी एट लो टेम्परेचर। ये वाली बात समझने वाली है, लो टेम्परेचर, ये तो मैं बताने भूल गया था। अगर आप देखो तो ये तुम्हारे पास जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो अगर आप देखो ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो टी का रोल नहीं है यहाँ पे। अगर टी आपके पास, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अगर टी आपके पास ज्यादा है तो ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है?
बच्चे आप चीजों को चिपकाने की कोशिश करो, गैस का मॉलिक्यूल जाके चिपकेगा तो आपको गैस का मॉलिक्यूल धीमे चाहिए। अरे बस समझो, धीमे चाहिए मतलब आपको उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने पे चीजें चिपकती हैं, गर्म करने पे नहीं चिपकती हैं। अरे बस समझे, यस ठीक है। तो ये चीज है, तुम्हारे हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे, हायर टेम्परेचर पे चीजें वापस से टूटना, अट्रैक्शन कम होने लगे, चीजें रैंडमनेस की तरफ भागती, ठीक है। तो तब एड्सॉर्प्शन ना, तब चिपकना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो लो टेम्परेचर पे आपका ये वाली बात हो रही है। क्या किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, ठीक। चलें आगे। ये रीड करके देखो पहले आप लोग, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पे आते हैं। पहले आप लोग ये रीड करके देखो। मैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पे आपको छोड़ दूंगा, और परेशान नहीं करूंगा मैं आप लोगों को। नो, नो, सिट। जल्दी से रीड करना सारे लोग। थर्ड। एक बार और अच्छे से एक और बार रीड करो, ये जो मैंने लिखा है इसको भी रीड करो। हाँ भाई, डन है। किसी को डाउट है यस यहाँ तक? सर। नो सर। आया सबको समझ में? हाँ जी। साक्षी पढ़ा, ख्याति, लोना, नम्रता, यस सर। यस। यस यस सर। सर। आगे समझ में? चलो जी। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में क्या होएगा, अगर आप देखो, अगेन वही वाली चीज हमने अभी बात किया था कि अगर आपके पास जो सरफेस पे चीज हो रही है वो अगर वैंडरवॉल फोर्सेस से हो रही है, वैंडरवॉल फोर्सेस कौन कौन सी होती है? बताओ जी, पढ़ा रखा मैंने। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंदन फोर्सेस, है ना। तो ये जब टाइप यस ऑफ फोर्सेस होगी, ये तो बहुत कॉमन फोर्सेस दुनिया में हर एक चीज के बीच में होती है, तभी सरफेस केमिस्ट्री बहुत नॉर्मल है। दुनिया में हर एक चीज दूसरी चीज पे चिपक ही जाती है लगभग, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है, लंदन फोर्सेस है, तो ये हर एक जगह होगा। तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या होगा, ये वाली टाइप की फोर्सेस है। केमिक्स ऑप्शन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वही जो मैंने शुरुआत किया था चैप्टर की, बॉन्डिंग फोर्सेस है या नॉन बॉन्डिंग फोर्सेस है। अगर आपका बॉन्डिंग फोर्सेस होगा तो बॉन्डिंग फोर्सेस पे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं केमीज ऑप्शन, ठीक है, केमीज ऑप्शन। और इसको हम बोलते हैं फिजिक्स ऑप्शन। अब एक चीज समझो, फिजिक्स ऑप्शन और केमीज ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? केमीज ऑप्शन में रिएक्शन करेगा तो ये चीज जाके चिपकी, खत्म हो गया। ये चीज जाके चिपकी, खत्म हो गया। तो ये ना, केमीज ऑप्शन में हमेशा एक लेयर जमता है। फिजिक्स ऑप्शन में क्या है कि ये लेयर जमी, इसके पीछे एक और लेयर आ सकती है, क्यों? क्योंकि ये भी तो अट्रैक्ट करेगी।
फिर इसके लेयर एक और पीछे आ सकती है, क्यों? क्योंकि ये भी तो अट्रैक्ट करेगा। तो फिजिक्स ऑप्शन अक्सर मल्टी मल्टी लेयर होता है, पर केमीज ऑप्शन हमेशा सिंगल लेयर होता है। आ रही बस हमें इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने लायक हैं। आ जाओ, ये वाला यस पार्ट एक बार देखना यार। मेनली टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड, यहाँ तक इसको चलो मैं ही कर देता हूँ। इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन अकाउंट दिस टर्म इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ये हमने यहाँ तक हमने देखो जी, आज का होमवर्क सुनो क्या है। मैं आपको ये वाली एनसीईआरटी ग्रुप पे भेज रहा हूँ, आपको यहाँ तक पढ़ के आना है अच्छे से। सुनो, टॉपिक्स लिखो क्या क्या है, सारे लोग लिखो, नोटबुक निकालो कहाँ कहाँ पे। पढ़ाऊंगा मैं सब, मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? पर मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये रीड करो ताकि और अच्छे समझ में आएगा, तो बढ़िया डाउट्स निकल के आएंगे। एक तो यहाँ तक आपने रीड करना है, ठीक है? फिर जो अगला टॉपिक है दैट इज आपने रीड करना है, आपने रीड करना है ये वाला एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटालिसिस में आपने पूरा यहाँ तक रीड करना है, लॉक इन की मैकेनिज्म प्रोसेस एंड कैटलिस्ट तक यहाँ तक करना है, ठीक है? तो 2 से 4 पन्नों का काम दे रहा हूँ आपको, ताकि हम ये वाले जो 4 पन्ने थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे। और ये ना आपने बायो में पढ़ भी रखा होगा यहाँ तक, लेकिन आपने एक एक वर्ड पढ़ना है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, आपने उसी तरीके से करना है। आपने ये नहीं करना है कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस चलो जी, दैट इज इट फॉर टुडे।